मेरे साथ बड़ी लेखिका और महिला अधिकारों के लिए लगातार लिखने वाली, पढ़ने वाली और सड़क पर उतर के आवाज़ उठाने वाली मैत्रेयी पुष्पा जी हैं, जो खुद विश्व पुस्तक मेले में आई हैं। और मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो महिलाओं को लेकर जो लेखन है और जो महिला अधिकार की बात है, वो साहित्य के माध्यम से कितना आगे बढ़ा है भारत में, और किस तरह के काम करने की ज़रूरत है। मैम, अब जबकि आप लोग शुरुआती पौध थी जिन्होंने फेमिनिज्म को लेकर लिखना शुरू किया, क्या लग रहा है ये पूरी लड़ाई जो है जो महिला अधिकारों के लिए खासकर भारत के संदर्भ में कितना आगे बढ़ा है? देखिए पहले तो ऐसा था ही नहीं। पहले जो महिलाएं लिख रही थी, माना कि स्त्री को लेके लिख रही थी, उसके जीवन को लेके लिख रही थी, लेकिन अधिकार कैसे लेने हैं वो इतनी मुखरता से नहीं आ रहा था। अब चाहे तो निबंध ले लीजिए, चाहे कॉलम ले लीजिए, चाहे उपन्यास ले लीजिए, कहानी ले लीजिए, तो उनसे ये चीज़ निकल के आ रही है कि हमारे भी हक हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा नागरिक का अधिकार है जो हर जगह लागू होना चाहिए, जो नहीं होता, अभी भी नहीं हो रहा है, उतना नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। मेरे ख्याल में आधा भी नहीं हो रहा है। तो उन हकों की लड़ाई को हम लोगों ने, जो हमारी पीढ़ी आई, उसको आगे करने की कोशिश की। और ऐसा नहीं है कि उसका असर न जा रहा हो। लोग कहते हैं ना उसका असर नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है। मैं आगे बताऊंगी आपको कि कैसे असर जा रहा है। हाँ, भक्ति काल हो या चाहे मीराबाई हो, महिलाओं को लेकर कई बातें कही गई, सरस्वती का दर्जा दिया गया, लेकिन हालात बिल्कुल उलट थे। 1848 में सावित्रीबाई फुले महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलती हैं। तो क्या लगता है कि एक जो धार्मिक आडंबर था उसकी आड़ में महिलाओं का शोषण होता रहा और उनको समझने में इतने साल लग गए? क्या था कि महिलाओं को जो, जैसे मीराबाई का नाम लिया आपने, है ना, तो महिलाओं को जो बाहर निकलने का एक रास्ता था वो धर्म की आड़ से ही था कि इससे हम निकल सकते हैं कि साधु हो जाएं, सन्यासी हो जाएं, तो उनसे तो कुछ कहना ही नहीं है ना। घर में रह के बदलाव बहुत मुश्किल है। घर में रह के अगर स्त्री बदलाव चाहती है तो वो बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर ऐसा हुआ कि घर से बाहर निकल गई औरतें और उन्होंने हकों की लड़ाई लड़ी खेमेले। तो वो एक अलग रास्ता था जो हर घर पे लागू नहीं हो सकता था। अब मीराबाई कहते हैं, अब माधवी वर्मा को ले लीजिए, शादी की लेकिन वो शादी के बंधन में नहीं रही, लेकिन उनका क्या किया जाए। जो गृहस्थ हैं, सारा मामला तो ये है, ज़्यादातर तो स्त्रियां गृहस्थ हैं या जो छोटे तबके से आती हैं, दलित हैं, जो आदिवासी हैं, है ना, जो मैं तो वो जो जन्मजात अपराधी भी एक कौम है जिसे क्रिमिनल ट्राइब कहते हैं, वो भी हैं, जिसके 6 करोड़ लोग हैं, वो भी हैं। उनके लिए क्या किया जाए? तो जो ये लेखन आया, आप मेरी बात करते हैं, मुझसे ही पूछना चाहते हैं, तो मैंने इन सब चीज़ों पे गौर किया कि इनको कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि वही एक रास्ता सबके लिए नहीं होता है कि घर से बाहर साधु होकर निकल जाओ। और फिर तो साधु के लिए तो हमारे यहाँ सारी जगह खुली हैं। मैम, एक बात होती है कि जो फेमिनिज़्म है भारत में, उसमें एक चीज़ देखा है, मेरी जो भी महिलाएं हैं, दोस्त हैं, वो कहते हैं कि भारत में पति, पिता और भाई, ये जो मर्दवाद का जो ये 3 स्वरूप है, उससे लड़ना बहुत मुश्किल है और वही समाज बनता है सड़क पर। तो जब खासकर मैं उन लोगों की बात करना चाहूँगा जो महिलाएं सम्राट हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं, मेट्रोपॉलिटन में रहती हैं, आर्थिक रूप से निर्भर है, सामाजिक रूप से निर्भर है, लेकिन वो दफ्तर से काम करने के बाद फिर उनको घर में जाके वही करना है, तो उनके अंदर कोई छटपटाहट क्यों नहीं आती? वो मैत्रेयी पुष्पा को पढ़ती हैं, उसको अमल में क्यों नहीं लाती? वो भारत में आके तस्लीमा नसरीन रहती हैं, वो बगावत करती हैं। आपके देश में ये विमर्श क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्या है, इसमें समझदारी की कमी है। वो जो बाहर आ गई और उन्होंने नौकरी कर ली, वो आर्थिक रूप से, लोग कहते हैं कि आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर हो गई, लेकिन गलत है। ये गलत कहते हैं। खाली नौकरी कर लेना और हाथ में तनख्वाह आ जाना, ये आत्मनिर्भरता नहीं है। क्योंकि कितनी ही औरतों को मैंने देखा है कि वो अपनी मर्जी से, जो अपनी ही तनख्वाह उसे खर्च नहीं कर सकती, अपनी ही तनख्वाह में से चाहे जिसको, कितनों को देखा है या ये बहुसंख्यक आबादी का हाल है? ये बहुसंख्यक
ये बहुसंख्यक। मैं यूनिवर्सिटी की बहुत सी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर से मिली हूँ, क्योंकि वो लोग बुलाते रहते हैं। तो जब मैं रास्ते में उनके साथ जाती हूँ तो बहुत बातें होती हैं। वो जो कसक है वो निकल के आती है फिर अकेले में। सार्वजनिक रूप से वो नहीं कहेंगी कुछ, वो दिखेंगी आपको पढ़ी लिखी लक दक बिल्कुल मॉडर्न महिला, लेकिन अंदर की बात खोज के जो ले आए, जो सौभाग्य से मैं ले आती हूँ, है ना, तो वो निकलती है, वो कसक निकलती है। लोग कहते हैं कि दलित महिलाएं तो बड़ी स्वतंत्र होती हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उनके यहाँ भी पुरुष सत्ता है और वो पुरुष सत्ता पूरी तरह से उन पर काबिज मुझे है। लगता है अब उनकी मैं खुद उस समाज के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो स्वतंत्रता की जहाँ बात होती है वो तो दोहरी मार के शिकार हैं। घर में भी मर्दवाद के शिकार है और समाज में जातिगत रूप से भी शिकार है। मेरा एक सवाल था मैम, आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव है, आपने बहुत संघर्ष अपने घर से किया है, तो क्या लगता है कि जो महिलाएं जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से जिसको हम सफल कह रहे हैं, क्या वो घर में कम से कम अब इस बात के लिए तैयार हैं कि वो अपने अधिकार सुरक्षित रखें? अगर मेरा पति है वो रेपिस्ट है तो वो रेपिस्ट है, हम अब महिला अधिकार की बात करेंगे तो हमें घर से ही शुरू करनी पड़ेगी। इस तरह के कुछ बदलाव महसूस हो रहे हैं? मैं बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं ना, मैं बराबर वही कहती आई हूँ कि क्या ये पढ़ी लिखी स्त्रियाँ अपने रेपिस्ट बेटे को, अपने रेपिस्ट पति को क्या उसी कटघरे में रखना चाहेंगी जिसमें एक अपराधी रहता है? डोमेस्टिक वायलेंस पर भी तो कम से कम वो साइड ले सकती हैं। वहाँ भी जो आप कह रहे हैं, मैं भी उसी बात को कह रही हूँ कि वहाँ भी ऐसा नहीं कि चाहती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस हो, नहीं चाहती, लेकिन जो एक मर्दवाद का जो एक शिकंजा कसा हुआ है उससे बाहर आने के लिए हिम्मत नहीं है। उसकी तो हिम्मत बहुत करनी पड़ेगी। अपनों से लड़ना सबसे कठिन होता है। बाहर तो आदमी या स्त्री बहुत भाषण दे आएगी, बहुत कह आएगी, बहुत बातें समझा आएगी। एक और बात कहती हूँ, जो हमारे उपन्यास हैं कुछ, उन पे मुझे बड़ी शिकायत है, स्त्रियों के ही लिखे हुए हैं, कि उसमें डायलॉग तो बहुत होते हैं, कहती बहुत हैं, लेकिन ज़मीन पे करती हुई दिखाई नहीं जाती। मतलब मैत्री पुष्पा और सिमोन बोबुआर हमारे देश में बहुत मुश्किल है, अभी बड़ा लंबा संघर्ष है। अब सिमोन बोबुआर का जीवन दूसरा था, मैत्रेयी पुष्पा का जीवन दूसरा है। उन्होंने बिल्कुल फ्री जीवन जिया। मैं एक गृहस्थ औरत हूँ, लेकिन मैंने अपने उस पितृसत्ता वाले परिवार को बहुत अरसा में बदला है, उसको बदला है। लेखक कैसे शुरुआत हुई मैम? आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं और इतनी हिम्मत से लिखी हैं कि लोग ऑटोबायोग्राफी में नहीं लिख पाते हैं, तो कैसे, मतलब ये कैसे शुरुआत कैसे हुई और कैसे लगा कि अब यही करना है? देखो, स्प्रिंग को आप जितनी ज़ोर से दबाए रहेंगे ना, वो उतनी तेज़ी से उछलेगी। एक बात मैं कहा करती हूँ कि कसावट जितनी ज़्यादा होगी छटपटाहट तो उतनी तेज़ होगी। मेरे यहाँ बहुत अंकुश था, लिखने पे, बाहर निकलने पे, सारी चीज़ों पे अंकुश था। मेरे सामने जिम्मेदारियाँ भी बहुत थी, मेरी 3 बेटियाँ थीं, उनको पढ़ाना लिखाना है ना जिम्मेदारी। लेकिन उन सब के बावजूद जो मैं सोचती थी उसे कहने की हिम्मत मैंने जुटाई। ये नहीं, देखिए, हिम्मत वो नहीं होती कि हम आज ही ये कह देंगे और एकदम जो भी हम कहेंगे वो होना चाहिए, नहीं तो हम इस परिवार को तोड़ के फोड़ के भाग जाएंगे, है ना। ये हिम्मत नहीं होती, ये तो कायरपन मैं मानती हूँ। ये हिम्मत होती है कि आप एक एक कदम 2-2 कदम बढ़ाइए। तो मैं 4 कदम बढ़ाती थी आगे, लेकिन घर में भी अंकुश थे, बहुत ज़बरदस्त थे, तो मैं 2 कदम लौट आती थी। तो जो अहम होता है ना पुरुष का, वो संतुष्ट हो जाता था कि लौट आइए, लेकिन मैं लौटती 2 ही कदम थी, 4 चल के मैं 2 ही कदम लौटती थी। ये स्त्री की रणनीति होती है, उसकी स्ट्रेटजी होती है कि उस अहम को भी संतुष्टि मिले, जो कि झूठी ही संतुष्टि थी, और जैसे ही मौका मिलता था फिर मैं चल देती थी आगे, क्योंकि 2 कदम तो आगे बचे थे ना, उनसे आगे फिर चल देती थी। ऐसे कर कर के मैंने लिखना शुरू किया। और देखिए, समाज तो समाज है, घर में रुकावटें और बाहर विवाद। एक स्त्री जब लिखने आए, लेकिन ये था कि मुझे ना परिवार समझ रहा था,
ना हमारा समाज समझ रहा था, जो साहित्य समाज है, कि मैं क्या लिखना चाहती हूँ। मैं वो लिखना चाहती थी जो मेरे जीवन से अनुभव गुजरे हैं। मेरे पास बहुत अनुभव थे। गांव और शहर में बहुत अंतर होता है। मुझसे कल परसों भी ये क्वेश्चन किया गया कि गांव और शहर की स्त्री तो स्त्री है, उसे क्या फ़र्क है। मैंने कहा बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हिम्मत में भी फ़र्क है, साहस में भी फ़र्क है। क्योंकि जिनके पास सुविधाएं नहीं होती उनके पास हिम्मत होती है। जो सुविधा साधनों की तो औरत गुलाम हो जाती है। और जो आपने मुझे से क्वेश्चन किया कि वो पढ़ी लिखी हैं, वो हैं, लेकिन फिर भी नहीं बोल रहे हैं, वो सुविधा साधनों की गुलाम है, इसीलिए वो पितृसत्ता की भी गुलाम हो जाती हैं। लेकिन जो जिनके पास सुविधाएं कम हैं या है नहीं, तो वो तो किसी न किसी तरह से उस रास्ते को पार करेगा ना। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो मेरा लेखन ज़्यादातर गांव का है, ज़्यादातर क्या पूरा का पूरा गांव का है। तो गांव में कुछ नहीं है, सुविधा नहीं साधन, लेकिन हिम्मत है, सच कहने का साहस है। वहाँ कुछ छिपा नहीं सकता कोई, छिपाएगा भी तो भी पता चल जाता है, क्योंकि गांव में चीज़ें नहीं छिपती हैं। तो एक नया जो मैंने नज़र दोनों को तुलना करके देखी, तो मुझे एक नया नज़रिया मेरे सामने आया कि हाँ, उन औरतों की कहानी मुझे लिखनी है ताकि ये भी सबक लें, यहाँ शहर वाली भी सबक लें कि खाली फैशन, खाली कपड़े बदलने से दुनिया नहीं बदलती। एक मैम ब्राह्मणिकल सिस्टम की बात होती है, जो जिसको आप पितृसत्ता कह रहे हैं, उसमें धर्म का लवादा है, तमाम तरह के जो बंदिशें हैं वो महिलाओं पर लागू है। जबकि ये सर्वे में हो चुका है कि भारत में महिलाएं सबसे ज़्यादा अपने घरों में रिश्तेदारों के द्वारा प्रताड़ित होती हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट उनका होता है। उसके बाद भी ऐसी कौन सी वजह है कि अमूमन ये कहा गया है कि जो भारतीय मर्द होते हैं उनको लंपट कहा गया है, कि ज़्यादातर जो होते हैं उनको स्त्री तभी स्त्री लगती है जब उनके रिश्ते में बहन, बेटी या रिश्तेदार हो। लेकिन जैसे ही वो उस दायरे से महिला कोई दूसरी दिखी तो वो उसको भोग की वस्तु समझते हैं। तो ये जो एक समझ है वो महिलाएं क्यों नहीं, क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि इस देश में बराबरी, समानता, चाहे वो लैंगिक समानता हो, जातिगत समानता, वो तभी आएगा जब महिलाएं आगे निकलेंगी, और महिलाएं ही इसके खिलाफ अगर लड़ें तभी जाके देश बेहतर बन सकता है। तो महिलाओं को सबसे पहले बगावत घर में ही करनी पड़ेगी ना, कि घर के लोग, जो पुरुष घर के हैं, वो क्या कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा ना। आपने देखा होगा कि कितने लोग जो पकड़े जाते हैं तो उनकी जो पत्नियां लड़ने आती हैं, उनके पति के फेवर में लड़ने आती हैं। मैं उसकी तलाश में हूँ जो पति के विरुद्ध या बेटे के विरुद्ध या भाई के विरुद्ध बोलेगी, है ना। तो ये जो शोषण है वो इसीलिए है कि स्त्री घर में कमज़ोर है, स्त्री परिवार में कमज़ोर है। चाहे आप दलित स्त्री ले लीजिए, वो तो खैर आप कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ इस बात को कि वो तो दोनों तरफ से जिम्मेवारी तो कंधे पर डाल ही नहीं सकते। जिन्होंने दोनों तरफ से, जो वो हैं जो समाज में सबल हुई हैं, जिनको स्पेस मिला है, उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा लगती है। हाँ। तो नहीं, सवर्ण के ऊपर धर्म लदा है, ये है ना भाई। जो दलित हैं उनके ऊपर धर्म नहीं लदा, सवर्ण के ऊपर तो ऐसे ऐसी धर्म के नियम कानून लदे हैं कि जिनसे हमारे सारी जो कहानियाँ हैं व्रत त्योहारों की, सारी डराने वाली हैं, सब में भय होता है। और वो भी हमारे जो वही पितृसत्ता के लिए डर होता है कि करवा चौथ में गड़बड़ हुई तो पति मर जाएगा तुरंत। क्या मर जाएगा, है ना। जो नहीं रखती हैं उनके मर जाते हैं क्या, है ना। या वो लड़के के लिए एक व्रत रखा जाता है कि उसे रखो, पूरा निर्जल होके रखो, तभी वो जिंदा रहेगा। बड़े अजीब अजीब से कानून हैं। और हमारी स्त्रियां, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि दलित वर्ग में इतना नहीं है। ये जो सवर्ण लोग हैं और जो पढ़े लिखे हैं, वो इतनी उसे आस्था से मनाते हैं कि उसमें जरा भी कमी नहीं करते। आप यहाँ दिल्ली में देख लीजिए, करवा चौथ क्या इंटरनेशनल फेस्टिवल की तरह मनता है। ब्यूटी पार्लर जो है 7 दिन पहले बुक हो जाते हैं, 15 दिन पहले। मैं सुंदर दिखने का पक्षधर हूँ, आदमी को अपने तरीके से बेहतर होना चाहिए। मैं फिर कहती हूँ कि सुंदरता से व्यक्तित्व का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। एक मैम एक सवाल है, ये जो रंग को लेकर जो हमारे समाज में परसेप्शन है, लड़का काला हो, कोयला हो, लड़की उसे दूध जैसी गोरी चाहिए, और ये रंग को लेकर एक परसेप्शन बना हुआ है शादी ब्याह में, और इसको लोग प्रमोट भी करते हैं। चाहे वो आप जब लड़का पक्ष होते हैं तो आप वही करते हैं।
ये तो सदियों से चला आ रहा है, ये तो पुरुषों ने ही बनाया है। जो पुरुष लोग थे, जो राजा लोग थे, वो जहाँ भी सुंदर महिलाएं भी तो कहती कि मुझे सुंदर बहू चाहिए, मेरी बेटी का रंग गोरा हो, ये सब तो ये बात आप बिल्कुल पूछिए मुझसे, है ना। वो पुरुष सत्ता की गुलाम हैं। वो बिल्कुल वो ये कहती हैं कि मेरे बेटे को सुंदर बहू आनी चाहिए, मेरे बेटे को आनी चाहिए। सुंदरता की जो मेरे परिभाषा है लिए वो बदलने की जरूरत मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए आना चाहिए, है ना। सुंदरता की परिभाषा उनके लिए, अपने बेटे के लिए ही है, और अपने लिए कुछ नहीं है। दहेज भी बेटे के लिए है। क्या जो सास कहती है दहेज नहीं आया, वो गाड़ी चलाएगी क्या? वो चलाती है क्या गाड़ी? बहू से छूने देगी क्या गाड़ी? वो बेटे ही के लिए आता है सारा कुछ। तो जो हम व्रत रह रह के ये सारा कुछ करते हैं ना, वो सब परिवार के लिए करते हैं। और परिवार के लिए वो नियमावली बनी हुई है धर्म की, सबसे पहले उसे तोड़ना पड़ेगा, है ना। जब हम हमारी लेखिकाएं ही कहते हैं, कोई कहता मैत्री जी बैठी हैं, करवा चौथ की बात मत करो, तो हमारी लेखिकाएं कहेंगी हम तो खूब रखेंगे करवा चौथ। अब बताओ ये क्या लिखेंगे। एक घटना शेयर करूंगा मैं सभागार में था और आप मंच पर थी। एक महिला लेखिका थी, वही लेखिका, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि ये मेरे दोस्त है और ये आए थे शादी के लिए लड़की देखने। मैंने कहा कि कुआं में ही कूदना है तो गहराई क्या नापना। इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। खैर छोड़िए, मैं एक पुरुष हूँ, मुझे नहीं पता उस मर्म के बारे में। आप महिला हैं, क्या लग रहा है कि महिलाएँ जो घर में बदल रही हैं, वो रेसिस्ट कर रही हैं, कुछ तो बदलाव महसूस हो रहा होगा आपको? बाहर निकल आई हैं, मैं मानती हूँ इस बात को। बाहर हम देख रहे हैं कि लड़कियां भी हैं, औरतें भी हैं, महिलाएं जो लिख रही हैं, आप उन पे शायद ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, वो बाहर निकल आई हैं। लेकिन देखिए, अब मैं नाम नहीं लूँगी। उस दिन एक हमारी महिला, बहुत बड़ी कथाकार, ये वक्तव्य दे रही थी कि भाई मंगलसूत्र पहनना तो बड़ा ज़रूरी है, ये सिंदूर लगाने से उनका हुस्न बढ़ता है, ये उनके वाक्य थे, है ना। मंगलसूत्र बना, क्योंकि औरतें ये कहती हैं कि मैंने सूंगनी मांग थी तो मैंने जल्दी से सिंदूर भरा। तो आप भी यही कह रही हैं क्या? औरतें ये कहती हैं। आप ऐसा रास्ता बनाइए ना कि ये ढोंग सब खत्म हो जाए। जब तक ढोंग आडंबर नहीं खत्म होंगे, औरत उससे बाहर नहीं निकलेगी, क्या नया सोचेगी? मुझे ही बता दीजिए आप। एक बेटी को लेकर जो है, अभी जो नई सरकार आई है, थोड़ा सा आप साहित्यकार हैं और राजनीति दोनों, मैं घालमेल नहीं करना चाहता, क्या लग रहा है कि एक बार फिर से वही सारी चीज़ें राष्ट्रवाद के नाम पर, धार्मिक आडंबर, जिसमें महिलाओं का बहुत शोषण छिपा है, उसको थोपने की कोशिश हो रही है? हम तो लिख के भी विरोध करते हैं, हम कोई डरते नहीं हैं, है ना। जो चीज़ें गलत आती हैं तो वो गलत हैं, है ना। चाहे आडंबर हो, चाहे वो जो त्योहार नहीं थे, जो आडंबर वाले त्योहार नहीं थे, अब फिर से आ रहे हैं, फिर से लागू किया जाए। हम कितने पीछे जाना चाहते हैं, है ना। फिर ये स्त्री की शिक्षा किस लिए है? इस शिक्षा टेलीविज़न और जो है, और जो कुछ मैगजीन है, खासकर सास बहू का सीरियल, लग रहा है कि इसमें एक जो आत्मनिर्भरता की बात हो रही थी, एक बार फिर से उसको जानबूझकर औरतों को एक शारीरिक संरचना और घर के आसपास में समेटने की कोशिश की जा रही है। वहाँ बहुत प्रोग्रेसिव सीरियल्स नहीं बन रहे हैं। भाई देखिए, मैं तो ये सलाह दूंगी कि ये जो सीरियल चल रहे हैं ना, स्त्रियों को देखने ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या है कि उस वक्त आते हैं जब कहते हैं कि स्त्रियां इस वक्त फ्री होंगी, वो देखेंगी, इसलिए ये है। तो ये गलत, मतलब एक जहर दिया जा रहा है, सीरियल के रूप में जहर दिया जा रहा है स्त्रियों को, कि उनकी नस नस में ये समा जाए, ये सास बहू की साजिशें चलें, ये बहुओं के श्रृंगार चलें। ये इसके अलावा कोई बात होती है क्या? यौन चरित्र को लेकर अपने यहाँ एक परंपरा है कि जो आपके जो पर्सनल निजी लाइफ है उसको चरित्र से जोड़ दिया जाता है। क्या लगता है कि जो पूरी दुनिया में अब तो अपने यहाँ एक मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस आ गई हैं, सनी लियोनी बोलते हैं, क्या लगता है भारत की कोई महिला पेशेवर रूप से कुछ और होती और वो समाज अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? जैसे शकीरा, आप शकीरा को लीजिए, वो बिन ब्याही माँ बनती हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है मैम। आपको क्या लगता है कि हम अभी भी शादी के नाम पर जो शोषण है, दहेज लिया जाता है, और उसमें पुरुष तो दोषी है, पुरुष तो आपको सत्ता का गुलाम बनाए रखना चाहता है, महिलाएं कब इस तरह से आगे आएंगी और रेसिस्ट करेंगी? तो महिलाओं को तो इतनी हिम्मत करनी पड़ेगी, जो कि कई जगह मैं सुनती भी हूँ कि ये शादी मुझे नहीं करनी है। ये शादी कई लड़कियाँ कह देती हैं कि ये शादी मुझे नहीं करनी है। फिर रहा, ये तो बहुत कम है जो रहा वो, कि दहेज कौन तय करता है? मुझे बताइए। दहेज लड़की का बाप तय करता है और लड़के का बाप तय करता है।
लड़कों को भी तो आगे आना होगा कि नहीं हम बिना दहेज की शादी करेंगे। नहीं, वो तो उनका तो रेट टैग है, आईएएस बन गए तो करोड़ और इंजीनियर बन गए तो ये 50 नहीं, लाख। ये नहीं उनसे मैं जो शोषक है मैं उससे सुधार की क्यों उम्मीद करूं? अगर मैं शोषित हूं तो लड़ना तो मैं शुरू करूंगा ना, क्योंकि शोषण मेरा हो रहा है। नहीं, वो स्त्री भी मर्द लड़ेगी। समाज तो इस देश का आपका शोषण करना नहीं, चाहता नहीं, है। तो वो घर में जो स्त्रियां हैं वो भी लड़ेंगी कि नहीं, माँ कहेगी बेटे से नहीं हमें दहेज नहीं लेना है। तो क्यों मैंने कोई बेटा कहते बहुत कम होंगे ऐसे देखा नहीं है कि नहीं मुझे तो दहेज लेना है। घर वालों के थ्रू ही कहलवाता है अगर उसका मन अब भी वॉक ओवर दे रही है मर्द समाज को, अब वॉक ओवर दे रही है, क्लीन चिट दे रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है क्लीन चिट। मैं तो खुद कह रही हूँ कि ये मर्द ही तय करते हैं, इधर लड़की का बाप उधर लड़के का बाप। दहेज लड़की नहीं तय करती है और लड़के भी कई नहीं तय करते हैं, ये दोनों बाप तय करते हैं। तो मैं बहुत उम्मीद से भरा इंसान हूँ। मुझे लगता है अब JNU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, अब तमाम जगह IIT हो, इंजीनियरिंग हो, IAS हो, इसमें सब लड़कियाँ जिनको बमुश्किल से 100 साल पहले पढ़ने का मौका मिला वो टॉप कर रही हैं। तो क्या लग रहा है कि एक देश के रूप में आप तभी बेहतर होंगे जब आपकी आधी आबादी सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से सबल होगी, और इसके लिए मैत्री पुष्पा जी लगातार लिख रही हैं। क्या लगता है कि साहित्य ने इसमें कितना अपना योगदान दिया है? देखिए, लगता है ऐसा कि जैसे साहित्य से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मेरे सामने लड़कियों की बहुत बड़ी जमात खड़ी हो जाती है, कई यूनिवर्सिटी से, कई कॉलेजों से, कई, ये दिल्ली नहीं पूरे देश से, कि हमने ये किताबें पढ़ के और हमें ये हिम्मत आई है कि हम अपने यहाँ से दिल्ली तक चले आए, अपने यहाँ से जॉब के लिए चले गए, या फिर हम ये सब कर सकते हैं, मैं ये नहीं करूँगी, या मैं दहेज की शादी नहीं करूँगी, मुझे इस महकमे में जाना है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे कचहरी में जाना है। तो ये किताबें पढ़ के आता है। फिर मैं वही कहती हूँ कि हमें लेखिका के रूप में या लेखक के रूप में हमें वो करना चाहिए, करके दिखाना चाहिए, चाहे हम किताब में ही करते हुए दिखाएं। हम खाली डायलॉग बाजी करते हैं कि वो बोल रही है, बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। मैंने एक तस्लीमा की किताब पढ़ी थी, फ्रेंच लवर। वो उसमें लिखती हैं कि अगर आप यूरोप में हैं और आपकी बहन 16 साल की या बेटी 16 साल की और उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, तो वो किसी मनोवैज्ञानिक जो मनोचिकित्सक है उससे दिखवाते हैं और वो घर में आते हैं। क्या लग रहा है हमारे देश में, जबकि हम बहुत लिबरल हो रहे हैं और बेटी बचाओ बेटी अभियान जैसे तमाम तमगे लिए जा रहे हैं, लोग बदल भी रहे हैं, क्या हम अभी भी बेटी को बेटा कह के गौरवान्वित महसूस होते रहेंगे कि ये मेरी बेटी नहीं बेटा है? अब तस्लीमा की बात जो कही वो दूसरी है और अब कह रहे हैं आप ये दूसरी है। नहीं, तो ये तो वही है ना मैम कि अपने जीवन पर अधिकार, महिला किसको दोस्त बनाए, किसके साथ रहे। नहीं, शादी की उम्र 18 साल है। मैं करूँगी 16 साल। वो जो तस्लीमा कह रही हैं कि 16 साल की बेटी है या बहन है आपकी और उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये एक किशोरावस्था है, इसमें आकर्षण होते हैं एक दूसरे के प्रति, जिसे हम अपराध मानते हैं और जिसे लड़की छिपाती है, लड़का नहीं छिपाता, लड़की छिपाती है। ये हमारे यहाँ नियम कानून बने हुए हैं, लेकिन वो उम्र अट्रैक्शन की होती है। जो कहते हैं हमें तो कभी नहीं अट्रैक्शन हुआ, हमें आकर्षण की, से झूठ बोलते हैं या वो एबनॉर्मल हैं। वो ठीक कह रही हैं कि 16 साल की बहन या बेटी है तो अट्रैक्शन किसी न किसी से तो होगा ही, मनुष्य है तो हम बाप भाई के तौर पर उसको स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? यही तो सोचने की बात है कि आप क्यों नहीं हैं, और आप अपनी पुरानी उम्र में जाइए, आपको भी हुआ होगा, है ना, तो वो भी तो याद करिए, तब हम भूल जाते हैं सारा कुछ और फिर हम वो नियमों की जो कसावट है उसके ऊपर लाद देते हैं। शादी लगता है कि औरत की मुक्ति में शादी एक बाधा है या शादी के राह पर चलते हुए, क्योंकि पूरे यूरोप में डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है और वो महिलाओं की तरफ से डिवोर्स फैल के आता है। एंजेलिना जॉली ब्रैड पिट के साथ रिलेशनशिप में तो रहती हैं, शादी के 2 साल बाद कहती है कि मुझे नहीं रहना। नहीं, मुझे अंग्रेजी वालों की बिल्कुल उदाहरण मत दीजिए, मैं यहीं के लूँगी। मैं भारतीय उसमें वातावरण में बात करती हूँ कि देखिए, आपके यहाँ सबसे ज़्यादा अंग्रेजी फिल्में देखी जा रही है, स्टार मूवीज, HBO देखी जा रही होंगी, लेकिन मैं नहीं देखती, मैं हिंदी की ही बात करती हूँ, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में सिमोन द बोवेर वाला विमर्श नहीं चल सकता। हम उसकी बात कर करके हम माधवी वर्मा की बात नहीं करते, श्रृंखला की कड़ियाँ की बात नहीं करते, जो ये द सेकंड सेक्स से पहले लिखी गई है उसकी बात कभी नहीं करेंगे। हम जब तक बाहर के नाम नहीं लेंगे तब तक तो उसमें आनंद ही नहीं। मैम, बदलाव की जो प्रक्रिया है वो इतनी धीमी है आपके देश में, और उन देशों में इतनी जल्दी बदलाव हुआ जहाँ बहुत ज़्यादा औरतें गुलाम बनाई जाती थी। आपके देश में जो साहित्य रहा, जो सामाजिक विमर्श रहा,
वो उस तरह से तेजी से प्रखर तरीके से बदल नहीं पाया आपके समाज को। नहीं नहीं, देखिए मैं बताऊं, नहीं बदल भी रहा है, ऐसा नहीं है। क्या आपने पहले सड़क पे इतनी लड़कियां देखी थी? नहीं हैं। अभी 50 साल में ही ये सब हुआ है, पहले तो नहीं थी। पहले तो साड़ी पहनते थे, फिर उसके ऊपर से एक चादर ओढ़ते थे, फिर उसका घूंघट लगाते थे, ये था। अब तो नहीं, अब तो लड़कियां बिल्कुल फ्री घूम रही हैं। इवन आप कस्बों में भी जाइए, वहाँ भी काफ़ी लिबरल है काम। ये जो गाड़ी चलाना, ये मोटरसाइकिल चलाना शहरों में नहीं है, कस्बों में भी है कि चलाती हैं, पहले तो नहीं चलाती थी। तो बदल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदल रहा, वो तो मैं नहीं मानूंगी। लेकिन स्त्री को तन से नहीं, मन से ज़्यादा बदलना है। गाड़ी चला लेगी कोई बात नहीं, ठीक है ये जाए, लेकिन मन से बदलना है कि कहाँ जिस दिन वो अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। घर में होते अन्याय के, क्योंकि हमारे यहाँ जो पंचायती राज आया उसमें सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी स्त्री के साथ हो रही है। हाँ, सरपंच महिलाएं काम सारा, आजकल आरबीआई के बारे में कहा जा रहा है कि आरबीआई का सारा काम उनके सरपंच साहब कर रहे हैं। हाँ, सरपंच साहब कर रहे हैं। तो वहाँ ना क्या है, पति पहुँच जाते हैं। मैंने बहुत कहानियाँ लिखी हैं ऐसी हैं। तो लेकिन स्त्रियाँ जो हैं, अगर वो 10 खड़ी हुई हैं मान लो, तो उनमें से 2 जरूर बगावत का बिगुल बजाती हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे ये। एक आखिरी सवाल मैं उसे मुक्ति नहीं कहता हूँ, मैं अधिकार की बात कहता हूँ। महिलाओं को खासकर भारत में बराबरी का अधिकार चाहिए, तो 2-3 ऐसे हम फैसले जो उनको लेने ही चाहिए। देखिए हमारा समाज हमें बहकाता रहता है महिलाओं को कि हम तो इतना सम्मान करते हैं, हम तो इतना देवी हो फलानी, ये सब ढोंग छोड़ देने के। मत कहो भाई, हमें देवी पे भी मत कहो, हमें सम्मान नहीं चाहिए। सम्मान में भरमाए रहते हैं। जो आप बार बार जिस चीज शब्द को कह रहे हैं, मैं भी उसी को बार बार कहती हूँ, वो है समानता। हमें समानता दो, सम्मान नहीं। समानता देने में आपको बहुत मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि वो रोज़ रोज़ की बात है। सम्मान तो एक दिन दे देंगे, ख़त्म हो गया, है ना। तो समानता दीजिए, और उस समानता के लिए स्त्री को अपने लेवल से लड़ना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा पुरुष को। लड़ना खाली ऐसा नहीं होता कि खाली लड़ाई करना, इस तरह समझाओ कि उनकी समझ में आए आपकी बात। आपका परिवार, आपके परिवार वाले पहले तो विरोध करेंगे, आपको धमकाएंगे भी, फिर धीरे धीरे होता है कि चुप हो जाएंगे, फिर मानने लगेंगे। ऐसा होता है, इतनी स्टेज ऐसे ही नहीं जल्दी हो जाता। अच्छी पत्नी, अच्छी बेटी, अच्छी लड़की वाला जो टैग है, लगता है कि इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए, अच्छी लड़की, अच्छी पत्नी और अच्छी बहन, अच्छी बेटी तो तब भी हो सकती है जब जो मैं कह रही हूँ ये स्टेप ले, है ना। ये क्या बुरी हो गई? अगर वो बदलाव चाहती है अपने घर में, तो वो कैसे बुरी हो गई? बदलाव से हमारे भी जो हमारे ऊपर जो गुलामी लदी थी, हमारे ऊपर जो शिकंजा था, वो भी टूटा और आप भी मुक्त हुए। कि आप भी हर वक्त हमारी निगरानी करते रहे, उससे मुक्त हुए कि नहीं? विश्वास कीजिए, स्त्री जाति पर विश्वास कीजिए। विश्वास की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि औरत पे कभी भरोसा नहीं किया गया, कभी विश्वास नहीं किया गया। यही तो पंचायती राज में हो रहा है कि अपनी स्त्री पे ही भरोसा। लोग, मैंने मर्दों को सुना है, लेडीज एंड वेदर आर नॉट डिपेंडेबल, मतलब मौसम और महिलाओं का भरोसा नहीं है, टैग दिए जाते हैं। वही तो, यही कह रखा है ना, शुरू से हमारे ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है कि स्त्री का भरोसा। ग्रंथ पे तो मैं नहीं बहस करूंगा, क्योंकि लोगों की भावनाएं हाथ हो जाएंगी। तो मैंने मनुस्मृति पढ़ी है, वेद पढ़ा है, अजीब अजीब चीजें लिखी हुई हैं। नहीं तो तुलसीदास की रामायण। तो लोगों की भावना होने दीजिए, आहत मैं करूंगी लोगों की। बहुत गर्म हवा चल रहा है, लोग 2-4 केस दर्ज करा देते हैं फेसबुक पे लिखने पे भावनाएं आती हैं। है ना। इसमें आहत होने की क्या बात है? स्त्री आहत होती रहे और आपकी भावनाएं आहत ना हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ये थी मैत्रेयी पुष्पा, जो लिखती हैं उसको जीती रही हैं, इसलिए मेरे मन में निजी रूप से बहुत सम्मान है इनका। और मैंने जो भी इनके बारे में पढ़ा है, इनकी लिखी जीत मैंने पढ़ा है, उसमें मुझे वो, और मैं लगातार इनको देखता रहा हूँ, और तो मुझे लगता है कि वो तमाम लोग जो बोलते हैं, जिनके कथनी और करनी में अंतर नहीं है, मैत्रेयी पुष्पा उसी ढर्रे की लेखिका हैं, जिसको जीती हैं उसी को लिखती हैं। और आपको जब भी मौका मिले, और आप साहित्य के अगर शौकीन हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो इनको ज़रूर पढ़िए। तब आपको महसूस होगा कि भारत में इज्जत के नाम पर, धर्म के नाम पर औरतों को किस तरह से, किस कदर गुलाम बनाकर रखा हुआ है समाज ने, और उनकी बराबरी का जो अधिकार है वो कैसे मिलेगा। वो तमाम बातों जानने के लिए आपको मैत्रेयी पुष्पा को जरूर पढ़ना चाहिए। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली।